लौटाएंगे तुम्हें सब कुछ सूद समेत, जितना भी तुम्हारा हम पर उधार है। तुमने भी ताकत खूब पैदा की आतंकवाद की, लेकिन हमारे पास भी एक जिगरी यार है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आर्टिकल पसंद आते होंगे और एक जबरदस्त धागा खोल एनालिसिस आपके पास आज लेकर आया हूं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और इसको दिखा जरूर देना, क्योंकि हर आदमी ने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है। उस सारी लिस्टों को आज यहां खारिज करता हुआ मैं नजर आऊंगा। किसी ने कहा है कुछ होगा, किसी ने कहा है कुछ होगा। हम ओपिनियन बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और आज आपको उसका उत्तर मिलेगा, आज आपको उसका सबूत मिलेगा। प्यारे भाई, आज 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उन प्रश्नों का उत्तर हर भारतवासी को देना होगा। जिसको वो प्रश्न समझ में आएंगे उसको। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप चाहें तो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी ऐसी एनालिसिस आपसे छूटे नहीं। आज बात करूंगा देश की, और ये जो मैं आज बात करने जा रहा हूं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। खबरें सब जगह चलेंगी। देखना जरा, मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा। आपने एक खबर सुनी होगी उड़ती हुई। सबसे पहले उस खबर को देखते हैं कि मोदी कैबिनेट रीशफल 2026, अमित शाह को मिलेगा गृह मंत्री से भी बड़ा रोल। तो गृह मंत्री से बड़ा रोल है कौन सा? क्या प्रधानमंत्री का रोल है? एक एक करके धागा खोलेंगे। सबसे पहले यही आते हैं जहां से शुरू की। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं इस समय भारतवर्ष के। दूसरे नंबर पर हैं अमित शाह। इस प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए आपको पता है कि उनका कार्यकाल रिटायरमेंट के तौर पर है। अब बहुत ज्यादा कवायद चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का वारिस कौन होगा। आप भी कमेंट में लिखना कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। और अगर आप कमेंट में अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस एनालिसिस के बाद आप स्वयं लिखकर जाएंगे कि कौन होना चाहिए। देखिए यहां पर तीसरे नंबर पर कई दिनों कवायद इनकी भी चली थी कि मोदी के बाद राजनाथ जी बनेंगे, लेकिन राजनाथ जी अब 75 साल के होने वाले हैं और मोदी और शाह का नियम कहता है कि 75 के बाद आपको सुझावकर्ता मंडल में जाना होगा। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे भाई, यह एक आदमी है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था कि इसको भी प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह सबसे ईमानदार आदमी है। आज यह सबसे बेईमान मंत्री का तबका लेकर चला हुआ है। बताना कमेंट सेक्शन में अगर झूठ बोल रहा हूं तो। इथेनॉल पर एक आपने कहावत सुनी होगी ना कि धृतराष्ट्र को किसने मारा? पुत्र मोह ने मार दिया। इस आदमी की बड़ी इज्जत थी, सब इसको खूब वाहवाही करते थे, कहते थे कि मोदी के बाद ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, वन ऑफ द ऑनेस्ट मंत्री है इस सरकार में। और आज ये सबसे बेईमानों की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा कर दिया गया है। इसका कुछ तो रीजन होगा, आपको रीजन भी क्लियर करूंगा। एक आदमी यह है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, काफी यंग एज का बंदा है और सीएम भी रह चुके 2 बार महाराष्ट्र के, और फुल टू सपोर्ट है आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, पूरे हिंदू वाहिनी का। लेकिन ये सबके सब दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, यानी पहले नंबर पर यह कुर्सी है। अगर दूसरे पर मिलती है तो इनको मिल सकती है, इनको मिल सकती है, इनको मिल सकती है, इनको मिल सकती है। यानी एक आदमी यहां और है जिसको दूसरे नंबर पर जनता रख ही नहीं रही है कि यह दूसरे नंबर पर है। यह है विडंबना। समझने का प्रयास करना। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि जो एनालिसिस मैं आपको ओपिनियन बेस्ड यहां दे दूंगा वो आपको शायद न मिलेगी ढूंढने से मेरे जाबाज। इसीलिए कहता हूं कि हर धागा खोल एनालिसिस के लिए आप अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। यहां देखिए, यह एक आदमी है, ये जो चेहरे का तेज है, ये जो भगवा कलर है, जो इस व्यक्ति को अलग पहचान देता है, जनता में अलग एक रूप बनाया हुआ है, यह व्यक्ति दूसरे नंबर पर नहीं है। जनता कह रही है यही व्यक्ति पहले नंबर पर रहेगा। दूसरे पर जिसको सोचना है सोचते रहिए। आपका क्या ओपिनियन है एक बार लिख देना। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं इस एनालिसिस में, धागा खोलने के लिए तैयार रहना। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, यह उन गलियारों की बात है 2013 की, कि जब हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ था। पूरी लॉबी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई थी। एक आदमी था जो वहां सीना तान के खड़ा हो गया और उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट इसको रखना है, और यह जोड़ी जीत गई। यह जोड़ी जीत गई। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, यह सुझावकर्ता मंडल में चले गए, बुजुर्ग हो गए। मुरली मनोहर जोशी सुझावकर्ता मंडल में चले गए, बुजुर्ग हो गए। यह आदमी आज सबसे बड़ा बेईमान मंत्री बनकर उभर रहा है। इथेनॉल 20, 30 और 100 आ रहा है। अब हर आदमी यह कह रहा है हमारे वाहन खराब हो गए, हमारी पूरी सिस्टम को बर्बाद कर दिया। इस आदमी ने अपने बच्चे को क्या करने के लिए? बड़ा आदमी बनाने के लिए। इथेनॉल की फैक्ट्री है उसकी, कंपनी है उसकी। यह प्रॉब्लम हो गई। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप गडकरी के बारे में क्या सोचते हैं। एक ये आदमी है, इस आदमी पर पिछले 10 साल में कोई भी पेपर ऐसा नहीं रहा कि ईमानदारी से खुद ही अगर उसमें नकल ना हुई हो तो ठीक है, वरना इसने तो सारे ही लीक करा दिए।
ऐसा जनता का कहना है। और इसी चक्कर में आपने देखा होगा आज 10 से 12 दिन हो गए जंतर मंतर पर आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है। वो बात अलग है कि वहां कुछ देशद्रोही भी शामिल हैं। जंतर मंतर पर स्टूडेंट की बात कम हो रही है, फॉरेन से फंडिंग बंद हो गई है उसकी बात ज्यादा हो रही है। एक आदमी वहां भूखा लेटा हुआ है कि मेरे घर में फॉरेन फंडिंग आ सके इसलिए यहां भूखा लेटकर नाटक कर देता हूं। वहां स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। यह इतना बड़ा मुद्दा था नीट वाला, अगर चाहते तो इस पर तख्ते पलट हो जाते, लेकिन स्टूडेंट की बात ही नहीं करनी ना, बात तो देशद्रोह की करनी है। प्रॉब्लम यह है। तो यह आदमी भी गायब हो गया, यह भी गायब हो गया, यह भी गायब हो गया, यह भी गायब होंगे। ये जो कैबिनेट रीसफल होगी इनका हो गया कार्यकाल पूरा। लेकिन एक आदमी है जिसको दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, यानी कि मोदी जी के रहते हुए इनको उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। संविधान में ऐसी कोई पोस्ट है नहीं दूर दूर तक, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी इस पोस्ट पर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के बाद अगर दूसरे नंबर पर देश में कोई पावरफुल है तो वो उप प्रधानमंत्री है। ऐसी पोस्ट इनको दी जा सकती है जिससे प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए रास्ता साफ हो जाए। कमेंट में लिखना मेरे प्यारे भाई, क्या यह डिसीजन सही है? क्योंकि ये वो आदमी है, मैं आपको कुछ जोड़ियां दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, इसीलिए यह एनालिसिस बहुत अलग है। इसको ध्यान से देखते रहना, मैं एक एक जोड़ी दिखाऊंगा। यहां एक आदमी बच गया है जिस पर लोग आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी का। एक व्यक्ति जिसको तीन बार दूसरी बार जो 17 से जो है 23 में भी दोबारा जीता है, 2 बार जो मुख्यमंत्री, वो भी उस प्रदेश का जिसमें लगातार कोई 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। और उस आदमी जो वो धरती में सोता है, 4 बजे उठकर भगवान का नाम करता है, मटका योगी है, गुरु गोरक्षनाथ मटका, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, आज उस पर चंदा चोरी के आरोप लगे हुए हैं। भगवान श्री राम के मंदिर में जिसने अपनी संपूर्ण आहुति देने का प्रयास कर दिया, हर सेक्रीफाइस कर दिया, आज उस पर इल्जाम भी लग रहे हैं कि मंदिर में चोरी कराई गई है। और इसका फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी इमेज को धूमिल करने के लिए कुछ लोग फायदा उठाएंगे। कमेंट में बता देना, क्या योगी आदित्यनाथ जी भगवान श्री राम के मंदिर में जिस व्यक्ति ने बचपन में घर छोड़ दिया हो, जिस व्यक्ति ने सर्वस्व अपने जीवन का अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति बलिदान कर दिया हो, क्या वो मंदिर में से चोरी कर लेगा? लेकिन जो चोरी करी गई है उनको दंड भी वो उसी हिसाब से देगा जिस हिसाब से एक माफिया को दंड देता है। यह भी इसकी राजकीय एक पहचान है। तो यहां इमेज धूमिल करने की कोशिश तो हो रही है। मैं आपको एक चीज से कनेक्ट कर रहा हूं और फिर जोड़ी दिखाऊंगा आपको। ध्यान रखना मेरे भाई, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं एक ऐसी चीज से कि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इलीगली पाकिस्तान ने घेरा है, वो अगर भारत में आ सकता है तो यही वो मौका है। और यह वीडियो अगर सरकार देख रही है तो टाल ठोकर चैलेंज कर रहा हूं कि यही वो मौका है। अगर इस ऐसे प्राइम मूवमेंट पर भी अगर आप कुछ ना कर पाए तो फिर बरगलाने वाली बात आ जाएगी। और मैं केवल भावनाओं में बहकर नहीं कह रहा, सबूत दिखाऊंगा। देखिए मेरे भाई, यही मेरी पहचान है। यहां देखिए, डे इन हिस्ट्री, ये वही मूवमेंट है जब राजा हरिश्चंद, ये महाराजा हरि सिंह, ये क्या कहता है कि हमको अलग रहना है, और फिर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है तो ये एक्सेशन कर लेता है इंडिया के अंदर। तो ये वो दिन है जब इंडिया के अंदर कश्मीर का विलय होता है। और यही वो जगह थी जहां पटेल साहब में और नेहरू में पहली बार बनी नहीं थी। यही वो जगह है, मैं बताता हूं आपको, देखिए। और उसके बाद कश्मीर का एक्सेशन हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर। यानी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, उसके एक्सेशन के डॉक्यूमेंट भारत के पास हैं। भूलिएगा मत सरकार, और सरकार मेरे से बेहतर जानती होगी इस बात को। मैं आपके कमिटमेंट भी दिखाऊंगा, ध्यान मत रखिएगा एक बार भी। देखिए, ये कश्मीर जब भारत में मिलता है प्यारे भाई, तो उस समय पर जोड़ियां हुआ करती थी। मैं कुछ जोड़ियों का जिक्र आपसे कर देता हूं। सबसे पहली यही जोड़ी थी, लेकिन यहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत था। इनमें आदत थी कि ये आइडियोलॉजी पर ज्यादा यकीन करते थे, आइडियल सॉल्यूशन पर। जैसे कि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर यूनाइटेड नेशन फैसला देगा, हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहते हैं, वे हमारे यहां आतंकी भेज देंगे, हम डरे हुए हैं। पटेल साहब कहते थे, पटेल साहब कहते थे, ये क्या स्थिति है तुम्हारी यार प्रधानमंत्री होने के बावजूद? ध्यान रखना, जिसके पास पावर है उसकी ही जमीन है, जिसके पास पावर है उसी का ही हुक्म माना जाता है। और ये गलत कर रहे हो जो कश्मीर में इस तरीके का सिस्टम बनवा रहे हो कि देश एक है, संविधान 2 है, देश एक है, सरकार 2 है। ऐसा तो ये तो जिंदगी भर के लिए इनके मन में जहर घोल देगा कि ये कम्युनिटी के ऊपर बना हुआ इलाका है। और यही कारण हुआ कि जिससे पाकिस्तान ने इसको हमेशा यूज किया कि तुम मुस्लिम टेरिटरी हो, तुम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो, तुम पाकिस्तान के हम मुल्क हो। और ऐसे कर करके वहां पर आतंकवाद को जन्म देता रहा। और इतनी बुद्धि उन लोगों में नहीं रही, क्यों? बुद्धि से पैदल हैं। इतनी बुद्धि उन लोगों में नहीं रही कि अगर ये तुम्हारे हितैषी होते तो पिछले 75 से 80 साल में क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता? क्या तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम्हारा स्तर नहीं सुधर जाता? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और ये तुमको ज्ञान देते हैं कि जिहाद कर दो।
लेकिन मूर्ख को कितना समझाया जाए। कहते हैं किसी को, जैसे कुछ होते हैं चाटुकार, उनको कितना भी स्थिति कर दी जाए वो अंधे ही रहते हैं। यही प्रॉब्लम है। यहां देखिएगा, दूसरी एक जोड़ी थी ये, इस जोड़ी ने काम किया, परमाणु पोखरण किया मेरे दोस्त। पहली बार इन्होंने सरकार बनाई, 27 दलों की इन्होंने सरकार चलाई, सरकारें गिरी, कई बार इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया, बहुत सारी चीजें इन्होंने की, लेकिन वो वाला फायर जनरेट नहीं हो पाया जो फायर होना चाहिए था। फिर एक तीसरी जोड़ी आती है, वो जोड़ी है ये कौन सी जोड़ी है? आपने देखा होगा, आपके कुछ ऐसे मित्र होते हैं कि आप इशारे में ऐसे कर देते हो और वो काम कर देता है। ये वही जोड़ी निकली कि केवल आपको, यानी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री को अगर कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो पूरा विश्वास रहता है उनका कि मैं इस प्रोजेक्ट को देकर सो भी जाऊं तो ये संभाल लेगा। ये हकीकत बात है। और आपको ध्यान रखना, बड़ी बड़ी कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन ये जो ब्रेन है ये अलग टाइप से चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये जोड़ी है, इसमें नरेंद्र मोदी जी का आज जो ऑरा है, यानी इनका एक प्राइम टाइम है, आज के जीवन भी अंतिम चरण में है और राजनीति के शिखर पर भी ये हैं, तो कोई भी निर्णय ले सकते हैं जो इनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय हो, ये ले सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वो प्राइम मूवमेंट है कि जब आप खोए हुए भारत की जमीन को भारत में मिला सकते हो, और इसका सबूत दिखाऊंगा कि क्यों। यहां देखिए, ये व्यक्ति, मैं इनका मैनिफेस्टो भी आपको दिखाऊंगा। अब ये व्यक्ति दो मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, काम मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, इनके मैनिफेस्टो में जो जो भी था इन्होंने सब पूरा कर दिया। मैं मैनिफेस्टो भी दिखा देता हूं। अब चौथे जगह पर आदमी देख रहे हैं, एक आदमी को, और वो कह रहे हैं कि जोड़ी तो स्वयं बन जाएगी, ये अकेला ही काफी है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है भारत के अंदर से कि जोड़ी तो बाद में बन जाएगी, ये अकेला ही काफी है, इसको आने दो। अब आपको बताता हूं मेरे दोस्त कि इनका मैनिफेस्टो क्या। देखिए, इनके मैनिफेस्टो में सबसे पहले था कि हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में, यानी खून में है ये इन्होंने जो कहा है वो किया है। ध्यान रखना, राष्ट्र के लिए ये 370 खत्म हो गया, जिसके लिए कांग्रेस 70 साल से हुंकार भरती थी कि कोई माई का लाल 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए 370 को हाथ नहीं लगा सकता। आज 370 की कॉपियां नहीं मिलती, ढूंढने से कहां गई, चिथड़े उड़ गए इसके, खत्म। दूसरा, इनका उद्देश्य था कि 500 बरस से भारत के राम जी की उस जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, मरते दम तक। कितनी भी रैलियां, कितने सेक्रीफाइस, कितने कार सेवक, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने इन पर गोलियां तक चला दी, उसके बावजूद भी यह मंदिर बनकर तैयार हुआ 2019 में। रामगोपाल वर्मा का एक स्टेटमेंट सुनना, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा का, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि जिन लोगों ने बाबरी को छूने की कोशिश की थी, हमने उनके सीने में छलनी गोली दाग दी। ये वो पार्टियां हैं, इनको भूलना मत मेरे प्यारे जाबाज। मातृभूमि के लहू से सने हुए हाथों ने तब जाकर ये मंदिर बने हैं, इनमें इतनी आसानी से ये मंदिर नहीं बन गए। सैकड़ों लोगों ने सैक्रिफाइस किए हैं। मुलायम सिंह के उन अत्याचारों के बावजूद कल्याण सिंह से अपनी कुर्सी तक त्याग दी इसी फैसले के लिए कि मंदिर बनना चाहिए भगवान श्री राम का। पूर्वजों के लिए त्याग किए हैं, अपने परमेश्वर के लिए त्याग किया है भारत के लोगों ने। इनके मैनिफेस्टो में यह था, यह बनकर तैयार हो गया। इनके मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले चलता था, उत्तराखंड में, आसाम में चल चुका है, बंगाल में आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बहुत जल्दी पूरे भारतवर्ष में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। यानी एक न्याय, एक तरीके का न्याय सबके लिए, यहां कोई शरिया और अलग अलग चीजें नहीं चलेंगी। ये इनके मैनिफेस्टो में है, ये होकर रहेगा। तीसरी चीज बता देता हूं आपको, इनके मैनिफेस्टो में यह भी है, और ये 1994 में पार्लियामेंट ने पारित किया है कि ये जो हिस्सा है पीओके, जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये लोग बोलते हैं कि ये आजाद कश्मीर है, और ये गिलगित बल्तिस्तान वाला जो है, ये इलाका भारत का अभिन्न अंग है। ये पार्लियामेंट ने पारित किया है, और पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेचर ने पारित कर दिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर किसी सरकार ने कोई चीज पास करा दी तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। और ये आज इस पावर में है कि आज 2/3 बहुमत के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। और आपको एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन बता देता हूं जो बची हुई है, देख लेना एक बार मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड के लिए देख लेना। इनके मैनिफेस्टो में यह भी है कि हमको इनको पीछे करके वर्ल्ड पावर भी बनना है। आगे आपको दिखाता हूं एक चीज ध्यान से देखनी है आपको। एक ब्रिगेडियर की पिक्चर आपने देखी होगी, उन्होंने कहा था कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के पार नहीं है, बॉर्डर के अंदर भी दुश्मन रहते हैं। ये देख लीजिए, 61 लोगों ने, भारत के पूर्व आर्मी के ऑफिसरों ने, रॉ चीफ है ये भारत का, मैं तो सोच के अनकॉन्फिडेंशियल हो गया कि जिसका काम ही यह है कि पाकिस्तान को कैसे मारना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी गतिविधियों को पकड़ना है, आईएसआई को फेल करना है, वो आदमी भारत के प्रधानमंत्री को लेटर लिखता है कि पाकिस्तान से बातचीत करिए, छोड़िए, जो फौजी मर गए वो मर गए, जिन फौजियों का कत्लेआम शहीद हो गए पुलवामा में, छोड़िए उनको,
जो फौजी हमारी सरहदों पर अपना सर्वस्व बलिदान करके उनके परिवार उनके पीछे रह गए, छोड़िए उनको। ये व्यक्ति ये रॉ का चीफ रहा है। आप इमेजिन करिए भारत में इसके कार्यकाल में भारत की सेनाओं के साथ कितना कंप्रोमाइज हुआ होगा, कितने बम ब्लास्ट हुए होंगे जिनका इनको पता होगी, इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया होगा। आज ये पाकिस्तान की तरफदारी करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करिए। ये जो हमारे अंदर की आग है, उरी की हो, पठानकोट की हो, चाहे हमारे दिल्ली पुलिस के नौजवान मरे 2001 में, 2008 में निर्मम लोगों की हत्या कर दी गई, हम उनको भूलेंगे नहीं। पुलवामा में वो 40 नौजवान जो 400 पर एक भारी था, उनके शवों को देखकर हमारे अंदर की आग ठंडी नहीं हुई है। पहलगांव में हमारे निर्दोष देशवासी मार दिए जाते हैं, वो आग अभी ठंडी नहीं हुई है। और ये देश में बैठे हुए गद्दार ये लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए। लिखना कमेंट सेक्शन में, क्या पाकिस्तान से बात हो जानी चाहिए? मरते दम ध्यान रखना, दुश्मन से युद्ध किए जाते हैं, वार्तालाप नहीं किए जाते, बात को ध्यान रखना। ये हमें अंदर ही अंदर खाने के लिए तैयार बैठे हैं और हमारे गद्दार हमारे अंदर ही बैठे हैं। आप देखिए ना एक बार, ये सरकार इन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने क्या हश्र किया होगा। देखिए चाइना को देखिए ना, वो कह रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोका तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। भारत ने कहा तेरे बाप की भी हैसियत नहीं है हमारा पानी रोकने की, क्योंकि ये तुम्हारे लेजिस्लेचर में ही नहीं आता। कोई दुनिया की ऐसी अदालत नहीं है जो हमारा पानी रोक देगी। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। ये देखिए जो चाइना हमसे पानी रोकने की कहता है, आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये एक रिवर है, मैकोंग रिवर। ये लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब छोटे छोटे द्वीपों में होकर पानी जाता है। ये द्वीप हमेशा कहते रहते हैं कि सर पानी का बंटवारा सही कर लीजिए, पानी का बंटवारा सही कर लीजिए, हमको पानी नहीं आता है। चाइना क्या कहता है? उनकी गिरेबान पकड़कर कहता है कि मैंने 11 बड़े बड़े डैम बना रखे हैं मैकोंग रिवर पर, मैं चाहूंगा उतना पानी जाएगा। 4 गिलास का मतलब 4 गिलास। और ये हमको सिखा रहा है कि पाकिस्तान को पानी दे दें, जूते की नोक पर रखेंगे तेरे को। ये भारत है, ध्यान रखना। इस चाइना की औकात बता रहा हूं आपको। अनदर केस बता देता हूं। ये देखिए ये पूरा इलाका है, इसमें कितने सारे द्वीप हैं, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, नथुना, मलेशिया, कंबोडिया, इन सब को दबाकर, इन सब का सप्रेशन करके ये पूरे पानी पर साउथ चाइना सी का नाम डाल रखा है। और ये हमको बताता है, सुअर हमको ये कह रहा है कि पाकिस्तान का पानी मत रोके वरना मैं तुम्हारा पानी रोक दूंगा। तेरी हैसियत है? अगर हैसियत है, मां का दूध पिया है तो देख लेंगे, टेंशन मत लेना। भारत इस समय दूसरे मूड में बैठा हुआ है। यहां देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र पर भारत ने 2022 में इससे आरटीआई फाइल करके डेटा मांगा है कि पानी जो आता है उसका डेटा दीजिए, कितना रोक रहा है, कितना आ रहा है। इसने आज तक नहीं दिया और हमको पाठ पढ़ा रहा है कि पाकिस्तान को पानी दे दें। इसकी हैसियत दिखाएंगे टेबल पर भी और युद्ध के मैदान में भी, ध्यान रखिएगा। देखिए क्यों आग लगी हुई है। ये हालत है पाकिस्तान है। ये पीने के लिए पानी नहीं है, इन पर खेती खत्म हो चुकी है 35% की। और हमने कह दिया 2028 में तो पानी चौक हो जाएगा इसका। यहां देखिए ये पानी बंद है इंडस रिवर का। और क्यों भारत क्यों बात नहीं करना चाहता है? देखिए आज सुबह पकड़े गए हैं, ये गुजरात एटीएस ने पकड़े हैं। 8 लोग हैं, 6 महीने से बम ब्लास्ट करने के लिए बैठे हैं, आज पकड़े गए। लोग कहते हैं सर सारे आतंकवादी तो इसी उसके नहीं होते, लेकिन इसी के सारे होते हैं। हम ये नहीं कहते यही सारे आतंकवादी हैं, बट सारे आतंकवादी यही है, ये भी तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं इन चीजों को। देखिए यहां पर एक बात देखिए, भारत की मिनिस्ट्री क्या कह रही है। ये 8 लोग पकड़े गए, कहां से? ये 8 लोग पकड़े गए हैं गुजरात से, एटीएस ने पकड़े। कल एक कमेंट आया मेरे कमेंट सेक्शन में, हमारा एक बच्चा है, उसने आर्मी की तैयारी करी थी और वो आज आर्मी में फौजी है। वो लिखता है बी प्राउड आवर इंडिया एंड बी प्राउड आवर फोर्सेस। ये सच्चे भारतीय हैं, ये सच्चे भारतीय हैं, लेकिन कुछ नापाक इनका नाम खराब करते हैं। बहुत दुख होता है अंदर से। देखिए ना आप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सीधे तौर पर कह रही है कि इंडिया अपनी पोजीशन पर फर्म है, हमको कोई बात नहीं करनी किसी से, पाकिस्तान किसी से भी एसएससी करा दो, जो मिलने जा रहा है उसको मिलने जान दो, भारत कोई बात नहीं करने वाला है, ये कह दिया है भारत ने। ये इन फौजियों की शहादत को भूलना मत, आपको कसम है मातृभूमि की। ये -32 डिग्री में आधे आधे धसे हुए हैं, हमारे लिए धसे हुए, किसी और के लिए नहीं। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। ये देखिए भारत का ये शो, इससे चिड़न हो रही है। हमारी माउंटेन सुरक्षित है, इससे चिड़न हो रही है। भारत ने स्पेस में एलोन मस्क की बिंडी बजा के रख दिया, इससे चिड़न हो रही है। पहला रॉकेट है, देख लिए, आगमन, मिशन आगमन के अंदर ये पहला ऐसा रॉकेट है जो कभी भी कितनी भी भारी किसी भी चीज को ले जाकर सैटेलाइट को उसकी कक्षा में छोड़कर आ जाएगा। पहले कुछ भारी सैटेलाइट हमको भेजनी होती थी तो इंतजार करना पड़ता था कि किसका रॉकेट जाएगा, कौन छोड़ के आएगा। ये है वो, खत्म कर दिया हमने डोमिनेंस। $1 ट्रिलियन की वर्थ होने जा रही है स्पेस प्रोग्राम की, हमने खत्म कर दिया उसको। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। ये देख लीजिए यहां पर, ये भारत का मिशन है। जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा दाव अब भारत के प्रधानमंत्री खेलने जा रहे हैं। हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं और इसी के लिए हमने ईरान के खैमेनेई के जनाजे में जाना कैंसिल किया। ये हमारी विजिट है। आप कहेंगे सर न्यूजीलैंड से इतना क्या फायदा है, बता देता हूं। देखिए 5 आइज अलायंस, ये 5 आइज अलायंस बना था बहुत पहले,
और न्यूजीलैंड इसका पार्ट है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, भारत के साथ न्यूजीलैंड जब मिलेगा तो पूरे पैसिफिक में, अंटार्कटिका में भारत के पास हर चीज की सर्विलेंस आएगी कि कहां पर कौन क्या कर रहा है। इसका न्यूजीलैंड हिस्सा है। 40 बरस बाद राजीव गांधी 1986 में गए थे न्यूजीलैंड। उसके बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री है जो न्यूजीलैंड जा रहा है, लेकिन इस बार हम स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए जा रहे हैं, मुलाकात और बूंदी खाने के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा। आज की सारी खबर मैं कवर कर चुका हूं। फिर मिलूंगा आपसे एक और धागा खोल एनालिसिस के साथ। तब तक जुड़े रहिए। आप जीतेंगे को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल को जुड़ना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।